हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का हिंदी। क्या देखेंगे? क्लास 10th का हिंदी, जिसमें हम लोग देखेंगे हिंदी का टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर, यानी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी होगा। यह आपका वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे जाकर कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इसमें आपको टॉप 60 MVVI का यह सीरीज है, जो कि आपका यह तीसरा नंबर सीरीज चल रहा है। तो आपने वीडियो आपको 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछता है वही हम लोग देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी बाद में करेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा तो यहाँ क्या है 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी हम लोग यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्या है फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में आपको 10 करके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। यानी अगर एक वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप सही से देख भी नहीं पाइएगा और याद भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमने सोचा कि आपको 10 क्वेश्चन करके आपको कंप्लीट करा देते हैं, जिससे क्या होगा आप आसानी से इसे देख पाएंगे और अच्छी प्रकार से समझ भी पाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग वहाँ पे आपको कोई भी फी नहीं देना है, कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए ज्वाइन कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए सर्च कीजिएगा @AKG स्टडी सेंटर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और आप जो भी PDF होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या जो भी यहाँ पे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, या आपके बोर्ड एग्जाम में 12 क्या है, यह है आपका 12 के C और 17 और 20, यानी इतने बार यह क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कंपार्टमेंटल वाले एग्जाम में भी पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। यहाँ पे कवि को वृक्ष जो है वह क्या है, बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिएगा यह लैंग्वेज आपको थोड़ी सी बड़ा दिख रहा है, यह बड़ा इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपको जो है कि कभी कभी लॉन्ग फॉर्मेट में भी पूछ दिया जाता है। क्या है, यह क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में भी पूछ दिया जाता है और यह आपको शॉर्ट फॉर्मेट में भी पूछ दिया जाता है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है तो आप इसमें से थोड़ा बहुत कम करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लॉन्ग फॉर्मेट में पूछेगा तो आपको उसके लायक लिखना होगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 5 नंबर मिल पाएगा। तो इसलिए हमने आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों का आंसर करा दिया है, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन आए, शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, आप उसका आंसर कर सकते हैं। आंसर देखिएगा क्या कहा है, कवि कुंवर नारायण के दरवाजे पर, यानी यहाँ पे जो कवि है उनका क्या नाम है, एक वृक्ष की हत्या, इस उसी चैप्टर से यह क्वेश्चन है, जिसके लेखक है कवि कुंवर नारायण। तो वही कह रहे हैं कि कवि कुंवर नारायण के दरवाजे पर एक वृक्ष है, क्या है, एक वृक्ष है जो कवि को बूढ़ा चौकीदार लगता है। यानी उनके दरवाजे पर एक जो वृक्ष है वह उनको क्या लगता है, एक बूढ़ा चौकीदार लगता है। चौकीदार कहने का मतलब है कि जो रखवाली करता है, जो देख रेख करता है, पहरेदारी करता है, उसी को हम लोग चौकीदार कहते हैं। तो वही उनको जो है कि वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। ऐसा इसलिए कि वृक्ष जो है वह लंबे समय से कवि के दरवाजे पर खड़ा है। यानी ऐसा जो है कि उनको इसलिए लगता है कि वृक्ष जो है क्या है, वह काफ़ी समय से उनके दरवाजे पर खड़ा है और चौकीदार की तरह घर का पहरेदारी कर रहा है। यानी वह जो है कि बहुत पहले से, लंबे समय से उनके दरवाजे पर खड़ा है और चौकीदार की तरह घर का पहरेदारी करता है। यानी उनके घर के बाहर जो है एक सामने जो है कि एक क्या है, वृक्ष है, जो कि बहुत समय, लंबे समय से है, बहुत पुराना है, और वह जो है कि उनको एक बूढ़े चौकीदार की भांति लगता है। और वह क्यों लगता है, क्योंकि वह जो है कि काफ़ी समय से है और वह लगता है ऐसा उनको कि वह घर की पहरेदारी कर रहा है। वृक्ष काफ़ी पुराना था और उसकी आकृति भी चौकीदार की तरह थी। यानी वृक्ष जो है क्या है, वह काफ़ी पुराना है और उसका जो है आकृति कैसा लगता है, वह बिल्कुल चौकीदार की भांति लगता है। और चौकीदार की तरह उसकी चमड़ी, जिसको हम लोग छाल बोलते हैं, यानी जो पौधे की छाल होती है, वही कहा है कि चौकीदार की तरह उसकी चमड़ी यानी छाल जो है वह झुर्रीदार, मैला कुचला हो गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी वृक्ष पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर का जो छाल होता है वह थोड़ा क्या होता है, फटा फटा सा हो जाता है। वही कहा है कि छाल जो है वह झुर्रीदार और मैला कुचला हो गया है।
और उसकी सूखी डाली राइफल यानी बंदूक की तरह प्रतीत होती है। यानी उसकी जो डाली सूख गया है वह क्या होता है, चौकीदार की बंदूक की तरह प्रतीत होता है। वृक्ष की जड़ें चौकीदार के फटे पुराने जूते की तरह लगते थे। यानी जो वृक्ष की जो जड़ें हैं वह क्या होता है, उनको जो है कि जो भी चौकीदार होते हैं उनके जो जूते होते हैं, जैसे फटे पुराने जूते पुराने पड़ जाते हैं तो उसी के क्या है अनुरूप वह उनकी जो जड़ है वृक्ष की वह लगता है। इसके शीर्षक पर क्या है, इसके शीर्ष पर पत्तियां और फूल जो बच गए थे वह चौकीदार के पगड़ी की तरह लगते थे। यानी इसके जो क्या है शीर्ष पर जो पत्तियां और जो फूल बच गए थे वह क्या है चौकीदार के पगड़ी की तरह लगते थे। अतः वृक्ष कवि को एक बूढ़ा चौकीदार सा लगता था। यानी आपने समझ लिया कि वृक्ष जो है वह कवि को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। आपने समझा, जैसे वह जो है कि आपसे जैसे अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें से इतना लिख दीजिएगा कि क्या है, कवि कुंवर नारायण के घर के दरवाजे पर एक वृक्ष है जो बहुत पुराना है या काफ़ी पुराना है, वह उनको एक बूढ़े चौकीदार की तरह लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह क्या है, उसकी जो छाल है वह पुराने पड़ गए हैं, उसकी जड़ें फटे पुराने जो कि चौकीदार की जूते की तरह है, और उसकी क्या है जो डाली सूखी हुई है वह बंदूक की तरह प्रतीत होता है। इसलिए कवि को वृक्ष एक बूढ़ा चौकीदार सा लगता है। आपने इस प्रकार से अगर मेरी बातों को सुना होगा तो आप इतना भी लिख देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर, तो आपका जो है कि 2 मार्क्स का 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आप इतना को लिख देते हैं, आपका पूर्ण रूप से 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी। यानी सीता यानी बच्चे जो है वह कौन सा खेल खेलते थे, उन्हीं के खेल से सीता की स्थिति मिलती थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको आंसर भी बहुत प्यारा सा मिलेगा। यह आपके जो है कि बोर्ड एग्जाम में 20 के सेकेंड पाली में पूछ रखा है। आंसर देखिएगा, सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी का एक मुख्य पात्र है। क्या है, सीता जो है वह धरती कब तक घूमेगी कहानी का एक मुख्य पात्र है। यानी धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है उसी का एक मुख्य पात्र कौन है, तो सीता है। वही कहा है जिससे लेखक क्या है, जिसके लेखक जो है वह सांवरदैया है। यहाँ पे जिससे नहीं होगा, जिसके होगा, मिस्टेक से टाइपिंग गया है। जिसके लेखक जो है वह कौन है, तो सांवरदैया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है, तो सांवरदैया है। सीता माँ के 3 बेटे बहुएं और नाती पोता से भरा परिवार है। यानी सीता बेटे और बहुओं पर बोझ बनी हुई है। यानी इतने होने के बावजूद भी क्या है, सीता जो है वह अपने बेटे और बहुओं पर बोझ बनी हुई है। उसके बेटे और बहू उसके लिए प्रति माह भोजन बांट दिए हैं। यानी उसके बेटे और बहू जो है वह क्या करते हैं, उसके लिए प्रति माह यानी हर एक माह भोजन बांट दिए हैं कि अगर एक माह तुम इस यहाँ पे एक माह तुम इस बेटे के घर में खाओगे तो एक माह फिर उस बेटे के घर, तो फिर एक माह उस बेटे के घर, यानी तीनों बेटे के घर 1-1 महीने खाएगी। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, जब 3 महीना पूर जाएगा तो फिर वह पहले वाले के पास आ जाएगी। तो वही जो है कि उनकी स्थिति जो है वह प्रति माह के लिए दिया गया था भोजन का। और एक समय ऐसा आता है जब माँ को 50-50 रुपये तीनों बेटे मिलाकर प्रति माह देने का फैसला कर देते हैं। यानी एक समय जैसे देखिए उन्होंने क्या है, उनके पास बेटा पोता बहू नाती पोता सभी चीज़ से भरा हुआ परिवार है, लेकिन वह अपने बेटे बहुओं पर बोझ है बनी हुई है। उसके बेटे और बहुएं जो है वह प्रति माह उनका भोजन जो है वह बांट दिया है। और एक समय ऐसा आता है, जैसे यही समय चलते चलते कुछ और बीतता है, तो एक समय ऐसा आता है जब क्या करते हैं, उनके बेटे और बहुएं माँ के लिए क्या करते हैं 50-50 रुपये प्रति माह, यानी तीनों बेटे मिलकर कुल 150 रुपये प्रति माह देने का फैसला करते हैं। यानी देने का फैसला कर देते हैं। क्या करते हैं कि अगर 150 रुपये आपको मिल जाएगा तो आप इससे प्रति माह आप अपना भोजन चला लीजिएगा। अब देखिए 150 रुपये ही मिल रहा है उसको, अपनी क्या है सीता माँ को अपने भोजन चलाने के लिए, वो भी प्रति माह। अब देखिएगा उसके बाद क्या कहा है, इस प्रकार सीता की स्थिति बच्चों के खेल माई माई रोटी दे से मिलती जुलती है। जैसे आपने पहले खेला होगा, कोई बच्चे में छोटे बच्चे जब थे तो उस समय आपने एक खेल खेला है क्या,
माई माई रोटी दे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमने क्या होता है खंड बना देता है और वहाँ पे सभी बच्चा होता है और उसमें एक जो होता है वह क्या बनता है माई बनता है, जो कि क्या होता है वही जा करके एक जो होता है वह भिक्षुक बनता है यानी मांगने वाली भिखारिन, और वह सबके पास जाती है और क्या बोलती है माई माई रोटी दे। वही स्थिति क्या है इस सीता माँ की हो गई है कि वह जो है क्या करती है वह प्रतिमा अपने तीनों बेटे के घर जाती है और बोलती है कि क्या है कि उसको खाना मांगने पड़ता है प्रतिमा, या फिर जब 50-50 रुपये देने का फैसला हो जाता है तो उसे जो है कि प्रतिमा जाकर 50 रुपये मांगना पड़ता है। तो वही जो है कि इसकी क्या स्थिति है माई माई रोटी दे, इसी खेल से वह मिलती जुलती है। वही आपसे क्वेश्चन कहा है कि सीता माँ की जो स्थिति है वह बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है कि सीता माँ की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है। आपको ऑप्शन में ये रहेगा तो आप वहाँ पे ये टिक कर दीजिएगा। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 20 के सेकेंड पाली में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको आंसर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, शिक्षा का ध्येय यानी अभिप्राय जो है वह गांधी जी क्या मानते हैं। ध्येय का मतलब अभिप्राय ही होता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं या शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं। आपको यह दोनों ब्रैकेट में लिख कर नहीं देगा, सिर्फ पूछ देगा शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं या शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते थे। यही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। आंसर है आपका गांधी जी शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण को मानते थे या मानते हैं। किसको मानते हैं, तो गांधी जी जो है वह शिक्षा का ध्येय किसको मानते हैं, चरित्र निर्माण को मानते हैं। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बच्चों और मनुष्य में शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाना चाहिए। यानी उनका जो कहना है, किनका, गांधी जी का क्या कहना है कि शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बच्चों और मनुष्य जो होते हैं उनके शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाना चाहिए, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास हो सके। यानी उन्होंने जो कहा है वह क्या मानते हैं, गांधी जी जो है वह शिक्षा का ध्येय जो है वह चरित्र निर्माण को मानते हैं। वह ऐसा क्यों उस कहते हैं कि शरीर बुद्धि आत्मा और सभी के जो उत्तम गुण है उसको अगर प्रकट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होगा। केवल पढ़ना लिखना शिक्षा का न आदि है और न अंत है। यानी केवल जो है वह पढ़ना लिखना ही क्या है, शिक्षा का न आदि यानी न प्रारंभ है और न अंत है। चरित्र निर्माण के क्या है, चरित्र निर्माण के द्वारा ही स्वस्थ समाज का विकास होगा, जिससे राष्ट्र के विकास में मदद मिलेगी। क्या कहा है कि स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे होगा, जब उसका अपना चरित्र के द्वारा ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। यानी वह क्या है, उसको अपने शरीर की ध्यान रखने की अगर उसको शिक्षा होगा, उसको अपने किस प्रकार बुद्धि का विकास करना है, अपने शरीर का विकास करना है, अपने मानसिक स्थिति को किस प्रकार बनाए रखना है, ये सभी उसके पास अगर गुण होगा तो वह क्या होगा, स्वस्थ रह पाएगा। और जब वह स्वस्थ रह पाएगा, अगर हमारे समाज में जैसे देखते हैं अपने घर में कि अगर कोई भी घर में एक व्यक्ति बीमार होता है तो क्या होता है, उसको देखकर क्या होता है, घर के सभी व्यक्ति थोड़ा बहुत क्या होता है, उनके मानसिक संतुलन खोने लगता है। धीरे धीरे सभी आदमी जो है कि बीमार भी होते हैं या फिर क्या होते हैं, वह उस प्रकार से जो है वह घर जो है कि पीड़ित होते रहता है। तो उस प्रकार से हमारा अगर एक घर पीड़ित हुआ, उसी प्रकार अगर सब घर पीड़ित होते जाएगा तो हमारा समाज भी क्या होगा, बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। तो हमारा स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। वही कहा है कि वह अपने अगर शरीर की रक्षा कर पाएगा, अपने मानसिक स्थितियों को संभाल पाएगा, तो उस प्रकार से क्या होगा, एक चरित्र निर्माण के द्वारा वह स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएगा। यानी स्वस्थ समाज में हमारा जो भी हमारा समाज होगा वह स्वस्थ होगा, और उससे जो है कि जब हमारा समाज तो स्वस्थ होगा, क्या होगा, जब हमारा समाज स्वस्थ होगा तो उससे क्या होगा, राष्ट्र के विकास में भी मदद मिलेगी। यानी हमारे राष्ट्र के विकास में मदद कैसे मिलेगी, जब हमारे पास हमारे घर की आय बढ़ेगी, जो हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हमारे राष्ट्र के भी विकास होंगे, क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हमारे देश की भी आमदनी बढ़ेगी। तो उस प्रकार से क्या होगा, हमारे राष्ट्र का भी विकास में मदद मिलेगी। इसलिए शिक्षा का जो मूल ध्येय है वह क्या है, चरित्र निर्माण से है। यानी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है,
है, चरित्र निर्माण से है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 12, 14 और 22 में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको आंसर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछिएगा। आपका कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। कबीर खान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? यानी कबीर खान जो है वह माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, वही आपसे क्वेश्चन किया है। आंसर समझिएगा। कबीर खान ने श्री कृष्ण को प्रेम रूपी फुलवाड़ी का माली और राधा को मालिन कहा है। यानी रसखान कवि जो है वह किसको कहे हैं प्रेम, किसको माली मालिन कहे, तो वह कृष्ण को जो है वह माली कहे हैं और राधा को मालिन कहे हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ राधा कृष्ण की सजीव उपस्थिति होती है। यानी जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ क्या है, राधा और कृष्ण की दोनों की उपस्थितियाँ हाजिर होती है। प्रेम को राधा और कृष्ण का वरदान माना जाता है। यानी जो प्रेम होता है, जिसको प्यार बोला जाता है, उसको क्या है, कृष्ण और राधा का वरदान माना जाता है। इसलिए कवि ने राधा और कृष्ण को माली मालिन कहा है। यानी इसके कारण क्या है, कवि क्या है, कबीर खान जो है वह राधा और कृष्ण को क्या कहा है, माली और मालिन कहा है। वही आपसे क्वेश्चन था कि कबीर खान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो किन्हें कहा है आपने समझ गया कि वह राधा और कृष्ण को कहे हैं माली मालिन, और क्यों कहा है तो आपने ये भी समझ लिया कि वह क्या थे, उनको प्रेम रूपी फुलवाड़ी का कृष्ण को माली और राधा को मालिन कहा गया था, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ उनकी उपस्थिति जो है वह अवश्य होती है। और प्रेम और क्या है, प्रेम को राधा और कृष्ण के वरदान माना जाता है। इसलिए में 14, 15 और 17 में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा है 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। यानी जो 20 के दांत हमारा कहानी है उसकी सार्थकता स्पष्ट करने के लिए कह रहा है कि 20 के दांत जो कहानी है उसका शीर्षक क्यों कैसे सार्थक है, उसी को आपको यहाँ पे बताना है। आंसर देखिएगा क्या कहा है, 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। यानी यह 20 के दांत जो कहानी है वह क्या है, महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, यानी मदन द्वारा जब पिटाई की जाती है खोखा की तो क्या होता है, 2 दांत टूट जाते हैं। वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यानी जो भी क्या होता है, जब मदन एक दिन खेल रहा होता है तो खोखा वहाँ पे जा करके झगड़ा कर लेता है, यानी खेलने के लिए बोलता है और मना कर दिया जाता है मदन द्वारा, तो वह क्या करता है, झगड़ा कर लेता है। तो मदन जो है, खोखा अगर मदन को पीटता है तो मदन भी क्या करता है, उसे मारता है, जिसके कारण उसका 2 दांत आगे की टूट जाती है। तो वही कहा है कि मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यानी जो भी उनके परिवार द्वारा गरीबों पर अत्याचार किया जाता है उसी का विरुद्ध एक यह चेतावनी, इसको समझ सकते हैं, यह सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। यानी यही इस कहानी का क्या है, यही इस कहानी का उद्देश्य है या लक्ष्य है कि अमीरों के 20 के दांत तोड़कर जिस उत्साह और आग का परिचय दिया है, कौन, मदन जो है वह क्या किया है, मदन जो है वह क्या इसका किया, खोखा का जो 2 दांत तोड़ दिया है। वही कहा है कि अमीरों के 20 के दांत तोड़कर जिस उत्साह और आग का परिचय दिया है वह समाज के न जाने कितने गिरधर लाल यानी गरीबों के लिए खुशी की बात होगी। यानी मदन जो था वह किसके, गिरधर लाल के पुत्र था और वह जो है कि गरीब फैमिली से था। तो वही कहा है कि इसके लिए क्या होगा, आग का परिचय दिया है, वह समाज के न जाने कितने गिरधर लाल, यानी गिरधर लाल का रूप यहाँ दिया गया है कि उनके अनुरूप जो भी कितने अनेक सारे गरीब होंगे समाज में, तो उन सभी के लिए यह खुशी की बात होगी। अतः 20 के दांत कहानी के क्या है, अत्यंत शीर्षक यानी सार्थक है। 20 के दांत कहानी की शीर्षक क्या है, अत्यंत सार्थक है। यही आपका आंसर था। पुनः एक बार देखिए,
अमीर लोग जो है वह गरीबों पर जब अत्याचार करता है तो किसी के उतना जो है कि क्या होता है, कोई भी जो है कि आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब मदन द्वारा खोखा का जब दांत तोड़ दिया गया तो वह क्या होगा, उससे जो है कि कितने गरीबों को लोग जो है वह खुशी मिला होगा कि उसने क्या किया, उससे जो है कि उसकी बदला मिल गया। तो इसलिए कहा गया है कि वह जो कहानी का शीर्षक है वह अत्यंत सार्थक है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 16 की सेकेंड पाली में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा है ला शत्रुज को मौन का स्थापत्य क्यों कहा गया है। यानी जो ला शत्रुज है उसको मौन का स्थापत्य क्यों कहा गया है, क्वेश्चन यही है। आंसर समझिएगा, ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यानी आपसे पूछ सकता है कि ला शत्रुज क्या है, तो वह कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक नया गांव विल्नौला आविन्यो में स्थित है। अब यहाँ पे आंसर समझिएगा, क्या कहा है कि यह जो है वह रोन नदी के दूसरी ओर, क्या है, रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक नया गांव विल्नौला आविन्यो में स्थित है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आविन्यो का जो नया गांव है उसका क्या नाम है, तो आपको बताना है विल्नौला आविन्यो, यही आपका नया गांव का नाम है। वह जो है कि ला शत्रुज इसी विल्नौला आविन्यो गांव में स्थित है। कार्थूसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करते हैं। यानी जो यह जो है कि ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ था जो क्या है, आविन्यो के रोन नदी के किनारे, यह दूसरी ओर आविन्यो का एक नया गांव जो है विल्नौला आविन्यो उसी में स्थित है। और कार्थूसियन संप्रदाय लोग जो है वह क्या है, मौन में विश्वास करते हैं, यानी शांत रहने में विश्वास करते हैं। इसलिए लेखक ने उस मठ के संपूर्ण स्थापत्य को मौन का स्थापत्य कहा है। यानी ला शत्रुज जो था वह क्या था, कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, तो इसलिए उस मठ को संपूर्ण स्थापत्य को मौन का स्थापत्य कहा गया है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बेहद शांति रहती थी। वहाँ क्या है, चारों तरफ जो है उस मठ के चारों तरफ बेहद यानी अत्यंत शांति रहती थी। ला शत्रुज में ईसाई संतों के लिए 2-2 कमरे का चैम्बर बने हुए हैं। यानी जो ला शत्रुज जो है वहाँ पे ईसाई मठ जो है उसमें क्या है, 2-2 कमरे का चैम्बर बने हुए हैं। वह किसके लिए, ईसाई संत जो भी होंगे उन्हीं के लिए। उनमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसी है, परंतु रसोई घर और स्नान घर आधुनिक बनाया गया है। यानी उसके में जो फर्नीचर जो लगाया गया है वह 14वीं सदी के अनुरूप है, लेकिन उसमें रसोई घर और स्नान घर जो है वह आपका आधुनिक बनाया गया है। यही आपका आंसर था। आपसे पूछा है ला शत्रुज को मौन का स्थापत्य क्यों कहते हैं, आप यहाँ तक भी क्वेश्चन को दे सकते हैं आंसर। जैसे ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है, यह रोन नदी के दूसरी ओर क्या है, आविन्यो का एक नया गांव विल्नौला आविन्यो में स्थित है। कार्थूसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करते हैं, इसलिए लेखक ने उस मठ को संपूर्ण स्थापत्य को मौन का स्थापत्य कहा है। आपने यहाँ पर अगर क्योंकि वहाँ चारों तरफ बेहद शांति रहती है, यहाँ तक आपने आंसर दे देते हैं, आपको 2 मार्क्स का 2 मार्क्स पूरा मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ 2 लाइन बढ़ाया गया है, इसलिए क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि जो ला शत्रुज है उसमें जो फर्नीचर लगाया गया हो वह किस प्रकार का है, तो वह 14वीं सदी की जैसी है। और रसोई घर स्नान घर जो बनाया गया है वह आधुनिक बनाया गया है, इसलिए इसमें जोड़ दिया गया है। या फिर तो ये सभी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। आप आंसर यहाँ तक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 18 में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। यानी लेखक जो मैक्स मुलर है उनकी दृष्टि में सच्चे भारत के जो दर्शन है वह कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकते हैं। यानी उनका जो दृष्टि है लेखक का, उनके अनुसार जो सच्चे भारत का दर्शन होगा वह कहाँ होगा, भारत के गांवों में हो सकते हैं। कोलकाता भी जो शहर है, कोलकाता, बम्बई, मद्रास यानी चेन्नई, इस सभी शहरों में क्या है, यह नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति
सच्चे रूपों में गाँवों में निहित है। यानी जो भी हमारा भारतीय संस्कृति परंपरा है वह क्या है, गाँवों में सच्चे रूपों में निहित है, यानी उन्हीं में यह गुण देखने को मिलता है। भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, सहयोग आदि की भावना होती है। यानी जो भी हमारे ग्रामीण लोग होते हैं, यानी गांव के लोग, उनमें क्या होता है, सच्चाई होती है, प्रेम की भावना होती है, सहयोग करने की यानी एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। जबकि शहरी लोगों में क्या होता है, जबकि शहरी लोगों में ऐसा नहीं होता है। यानी जो शहर के लोग होते हैं उनमें क्या होता है, सच्चाई, ईमानदारी नहीं होती है, उनमें सहयोग की भावना नहीं होती है, एक दूसरे का मदद नहीं करना जानते हैं। अतः लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन केवल गाँवों में ही हो सकता है। क्या है, लेखक के अनुसार जो है वह सच्चे भारत के दर्शन केवल कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में हो सकते हैं। यह आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछ रखा है, देखिएगा। यह आपके लिए 11, 15, 17 के सेकेंड पाली और कंपार्टमेंटल, 19 के फर्स्ट पाली और कंपार्टमेंटल और 22 में पूछ रखा है। यानी इतने बार यह क्वेश्चन पूछ रखा है। समझिए आपके लिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आंसर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। क्या है, महल और झोपड़ी वालों की जब लड़ाई होती है, यानी महल का तात्पर्य जो है वह अमीरों से है और झोपड़ी का तात्पर्य गरीबों से है। तो वही कहा है कि अमीरों और गरीबों की जब लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले यानी अमीर लोग ही जीतते हैं। पर क्यों, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इसका भाव स्पष्ट करें। यानी यह जो है कि आपको पंक्ति दिया हुआ है, इसका भाव स्पष्ट करने के लिए कह रहा है कि इस पंक्ति का क्या कहना है, वही आपको समझाना है। आंसर देखिएगा क्या कहा है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक कहानी विष के दांत से लिया गया है। यानी यह जो पंक्ति लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, विष के दांत जो कहानी है हमारे पाठ्य पुस्तक में, उसी से लिया गया है। आपको कोई भी इस प्रकार से व्याख्या करने वाला या भाव स्पष्ट करने वाला जो भी प्रश्न होगा उसको आपको पहले लाइन को समझना है, पंक्ति को समझना है। और आप यह ध्यान दीजिएगा कि वह पंक्ति हमारे किस चैप्टर से है, वह चैप्टर हमारा कौन सा है, यानी उसकी विद्या क्या है, निबंध है, लेखक है, क्या है, सॉरी निबंध है, कहानी है, क्या है, आप उसको देखिएगा। और सभी में आपको इस प्रकार 2-3 लाइन लिख देना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक कहानी विष के दांत से लिया गया है। तो आपका जो भी कहानी रहेगा, निबंध रहेगा, उसी से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। पंक्ति का भाव यह है कि धनी और निर्धन के बीच की लड़ाई में प्रायः धनी की ही जीत होती है। यानी इस पंक्ति का अभाव क्या है, महल और झोपड़ी वालों का, कि महल का यहाँ पे तात्पर्य है धनी से और झोपड़ी वालों निर्धन से यानी गरीब से। वही कहा है कि पंक्ति का भाव यह है कि धनी और निर्धन के बीच की लड़ाई में प्रायः धनी की ही जीत होती है, परंतु धनी लोग जो है वह यह जीत अपने बल पर नहीं गरीबों के बल पर प्राप्त करते हैं। वह क्या है, जो भी धनी लोग जीत यह प्राप्त करते हैं वह अपने बल पर नहीं गरीबों के बल पर प्राप्त करते हैं। गरीब यदि धनी लोगों की मदद नहीं करे तो क्या होगा, धनी लोगों में इतना बल नहीं है कि वे गरीबों को हरा सके। अब देखिएगा, जैसे एक गरीब होता है वह क्या करता है, अगर दो क्या है, एक धनी की कोई अमीर व्यक्ति से किसी गरीब का अगर झगड़ा हो रहा है या किसी कारण से, तो वहाँ पे जो भी दूसरा गरीब होगा अगर, तो वह गरीब की मदद नहीं करके वह अमीरों के पक्ष लेता है, यानी उसी के पक्ष से वह बोलता है, जिसके कारण एक तो वह पहले से गरीब है और वह क्या होगा, जब उसके सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा तो वह हार जाएगा। यही कारण है क्या होता है कि वहाँ पे धनी लोग जीत जाते हैं और गरीब लोगों की हार हो जाती है। वही कहा है, तब वह जीत जो है वह अपने बल पर तो नहीं ना प्राप्त किया, अगर वही गरीब उसके पक्ष में नहीं जाकर एक गरीब का ही यानी अपने वर्ग का वह अगर पक्ष लेता तो वह धनी लोगों में इतना बल नहीं है कि वह अकेले इस लड़ाई को जीत सके। वही आपका क्वेश्चन का आंसर है, यानी इसी आपको जो भी क्वेश्चन है उसका भाव यही कह रहा है। यह क्वेश्चन आपको टेक्स्ट मॉडल और बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन व्याख्या करने वाला पूछता है, तो उसका आपको एक सीरीज बनाकर मैं आपको दे दूंगा। चलिए यहाँ पे क्या कहा है, 29 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि कब तक एक सार्वदेशिक लिपि थी।
यानी जो नागरी लिपि हमारा है वह कब तक एक सार्वदेशिक लिपि थी, वही क्वेश्चन कहा है। आंसर बहुत प्यारा है, समझने के लिए प्रयास कीजिएगा। 8वीं सदी के से 11वीं सदी, यानी 8वीं सदी से 11वीं सदी आप इस प्रकार लिख सकते हैं या इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को लिख सकते हैं या दोनों को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। वही कहा 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि पूरे देश में व्यापक थी। क्या थी? जब 8वीं सदी और 11वीं सदी थी उसके बीच में यह क्या है, नागरी लिपि जो वह पूरे देश में व्यापक थी। उसी समय नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी उसी समय क्या है, यह नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी सभी देशों में यह चलन था इसका। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं, यानी उस समय क्या है, देश भर से यानी बहुत सारे देशों से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हुए हैं। वही आपका क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, आपको आंसर देना है 8वीं सदी से 11वीं सदी, जो ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करना है। जब आपसे 2 मार्क्स में पूछेगा आप इतना लिख देते हैं, आपको 100% गारंटी के साथ 2 मार्क्स मिलेगा। यह आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें 12 और 13 में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे और क्यों। यानी जो बिरजू महाराज थे उन्होंने अपना जो है सबसे बड़ा जज किसे मानते थे और क्यों मानते थे। जैसे होता है ना, हम जज किसको मानते हैं, जो भी हमारा फैसला करता है, जो भी हमारे तरफ से होता है, यानी हमको जो भी चीज़ बताता है, सिखाता है, हमारी फैसला लेता है, उसी को हम जज कहते हैं। तो वही कहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे और क्यों मानते थे। अब आंसर देखिएगा, क्या कहा है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। किनको मानते थे? उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा जज जो है वह अपनी माँ को मानते थे। जज जो भी फैसला सुनाता है वही क्या है, वही जो है कि कोई भी अगर किसी को जज मान रहे हैं तो जो भी वह फैसला करेगा वह हमें मंजूर होता है, यानी हमको अच्छा लगता है। तो वही जो है बिरजू महाराज अपने माँ को जज मानते थे सबसे बड़ा। तो अब देखिए क्यों मानते थे। जब कभी वे नाच देखती थी, यानी जब बिरजू महाराज नर्तक थे और वह जब भी डांस करते थे तो उनकी माँ क्या होती थी, जब अगर कभी भी डांस देखती थी, नाच देखती थी, तो बिरजू महाराज पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। यानी जब उनकी माँ नाच देखते थे तो बिरजू महाराज अपनी माँ से पूछते थे कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो माँ कहती थी कि नहीं बेटा, तुम तो अपने पिता की तस्वीर हो, यानी तुम अपने पिता की तस्वीर हो। यानी पिताजी भी उनके क्या थे, नर्तक थे, तो और अच्छे खासे नर्तक थे। तो वही कह रहे हैं कि तुम तो अपने पिता के तस्वीर हो। बैठने, उठने, बोलने, नृत्य करने, क्या है, बैठने, उठने, बोलने, नृत्य करने का सारा कुछ पिता का ही है। यानी जिस प्रकार तुम्हारे पिता करते थे, बैठते उठते थे, नाच डांस करते थे, उसी प्रकार तुम भी सेम उन्हीं के अनुरूप करते हो। इस प्रकार बिरजू महाराज की माँ बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करती थी। यानी बिरजू महाराज की माँ क्या करती थी, वह जो है कि जज के रूप में उसे निर्णय देती थी कि तुम अच्छे करते हो, जिससे वह क्या होते थे, प्रोत्साहित होते थे और वह और अच्छे करते थे और आगे भी वह करते रहे। तो वही आपका आंसर था। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 18 के फर्स्ट पाली में पूछ रखा है। इसमें हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। यानी यह जो है हमारा पार्ट 3 था, जिसमें पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रखा, और इसमें हमारा ये पार्ट 3 था। यानी हमारा 30 क्वेश्चन इस सीरीज का कंप्लीट हो गया। जो भी आपको 60 क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी समझिए तो इसमें आपका 50% कंप्लीट है। आपने अगर क्वेश्चन को नहीं देखा है तो बिल्कुल, अगर आपने जैसे एक बार में अगर नहीं समझ में आता है, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार में आपको समझ में आए उतना बार कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आप इसे अच्छी प्रकार से याद कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। उतना क्वेश्चन आप अगर याद नहीं कर पाएंगे तो आपको इतना क्वेश्चन तो हर हाल में याद करना होगा। अगर इतना भी क्वेश्चन नहीं याद करते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन भी पसंद आया होगा, आंसर भी पसंद आया होगा। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 18 में पूछ रखा है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इतना ही देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।